केडी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में खो जाएंगे जो अपनी कला, विज्ञान और अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य की। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण दौर था। इसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहते हैं। और आज हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो देखिए, इस साम्राज्य की पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके संस्थापक शासकों की, फिर जानेंगे इसके महान सम्राटों के बारे में, फिर देखेंगे कि इसे भारत का स्वर्ण युग आखिर कहते क्यों हैं। इसके बाद समझेंगे कि इनका शासन का तरीका क्या था और आखिर में हम इसके पतन के कारणों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जानते हैं कि इस महान वंश की नींव, इसकी बुनियाद आखिर किसने और कैसे रखी थी। तो गुप्त साम्राज्य की कहानी शुरू होती है करीब 275 एडी में श्रीगुप्त के साथ। उन्होंने इस वंश की नींव रखी। उनके बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे घटोत्कच। लेकिन आप जानते हैं, इस वंश को एक साम्राज्य का रूप देने का असली श्रेय जाता है घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त प्रथम को। सही मायनों में उन्हें ही इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही इस राजवंश को एक छोटी सी रियासत से उठाकर एक बड़ा साम्राज्य बनाया। उन्होंने 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की, जो एक नया कैलेंडर था। अपनी ताकत के दम पर एक स्वतंत्र राज्य बनाया और महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा का खिताब हासिल किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने काबिल बेटे समुद्रगुप्त को अपने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया था, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां से साम्राज्य का असल विस्तार शुरू हुआ। ये वो दौर था जब महान सम्राटों ने अपनी ताकत से इस साम्राज्य को भारत के कोने कोने तक फैला दिया। इस दौर के सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली सम्राट थे समुद्रगुप्त। उनकी सैन्य रणनीतियों और जीतों की वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने लगभग 45 सालों तक राज किया। वो एक बहुत ही महान योद्धा थे जिन्होंने साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार किया। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक विजेता तक ही सीमित नहीं थी। वो कला और साहित्य को भी बहुत बढ़ावा देते थे और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई का सोचते थे। उनका संगीत से प्यार तो ऐसा था कि वो उनके चलाए गए सिक्कों पर भी दिखाई देता है। समुद्रगुप्त के बाद कहानी में आते हैं उनके 2 बेटे। एक थे उनके बड़े बेटे रामगुप्त, जो एक कमजोर शासक साबित हुए, और दूसरी तरफ थे उनके छोटे बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने 380 ईस्वी में सत्ता अपने हाथ में ली। चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल अपने पिता की तरह ही बहादुर और एक महान योद्धा थे। तो चलिए अब लड़ाइयों और जीतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस युग को वाकई में खास बनाती है, और वो है यहाँ की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तरक्की। लेकिन सवाल तो यही है कि इस युग को स्वर्ण युग आखिर कहा क्यों जाता है? ऐसा क्या खास था इस दौर में? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इसे स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो समय था जब भारत ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में कमाल की तरक्की की। यही वो दौर था जब मंदिर बनाने की कला एक नए लेवल पर पहुंच गई। पहली बार मंदिर मिट्टी या लकड़ी के नहीं, बल्कि ईंट और पत्थर जैसी मजबूत चीजों से बनने शुरू हुए। इस स्वर्ण युग के 3 मजबूत स्तंभ थे: विज्ञान, धर्म और साहित्य। विज्ञान में आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान विद्वानों ने दुनिया को नई राह दिखाई। धर्म के क्षेत्र में रामायण और महाभारत को उनका अंतिम रूप मिला। और साहित्य में तो क्या कहने, एक से बढ़कर एक रचनाएं इसी दौर में लिखी गईं। गुप्त शासक खुद कला और साहित्य के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्हीं के प्रोत्साहन की वजह से इस दौर में कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक का मृच्छकटिकम और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र जैसी वो रचनाएं सामने आईं जो आज भी अमर हैं। अच्छा, इस दौर के बारे में हमें एक और जगह से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, और वो हैं चीनी यात्री फाहियान के लेख। वो बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने के लिए भारत आए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में यहाँ की खुशहाली और समृद्धि को अपने आंखों से देखा और लिखा। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा और इतना अमीर साम्राज्य आखिर ये चलता कैसे था? चलिए अब जरा इनकी शासन व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी एक नजर डालते हैं। गुप्तों का पूरा प्रशासन 5 बड़े स्तंभों पर खड़ा था। सबसे ऊपर होती थी केंद्र सरकार,
जहां सारी शक्ति सम्राट के हाथ में थी। फिर पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। सबसे छोटी इकाई थी गांव, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। न्याय के लिए भी बहुत अच्छा सिस्टम था, जिसमें 4 तरह की अदालतें होती थीं। और साम्राज्य की कमाई का मुख्य जरिया था जमीन का लगान और दूसरे टैक्स। और अब हम इस शानदार कहानी के आखिरी अध्याय पर आ पहुंचे हैं। वो क्या वजह थीं जिनके चलते ये महान साम्राज्य खत्म हो गया? कहते हैं ना, हर बड़ी चीज का पतन अंदर से ही शुरू होता है। गुप्त साम्राज्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साम्राज्य इतना फैल चुका था कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। स्कंदगुप्त के बाद के शासक उतने काबिल नहीं रहे और सिंहासन के लिए जो आपसी लड़ाइयां हुईं, उन्होंने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। और इस अंदरूनी कमजोरी का फायदा उठाया बाहरी दुश्मनों ने। हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर हमला कर दिया और बहुत तबाही मचाई। उन्होंने मठों, मंदिरों और ज्ञान से भरी किताबों को नष्ट कर दिया। हाँ, ये सच है कि सम्राट स्कंदगुप्त ने उन्हें एक बार तो बुरी तरह हराया था, लेकिन उनकी मौत के बाद हूण फिर वापस आए और इस बार उन्होंने इस महान साम्राज्य का अंत कर दिया। यह भारत की संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो भले ही ये साम्राज्य आज नहीं है, लेकिन इसका स्वर्ण युग आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है। कला, विज्ञान और साहित्य की जो विरासत ये साम्राज्य हमें देकर गया है, वो अनमोल है। वैसे आपके हिसाब से गुप्त काल की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी विरासत क्या है? उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।